प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण अपन ने पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन अपन ने पढ़ लिया है और सिंधु घाटी सभ्यता के राज्यवार जो प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में भी अपन ने चर्चा की है। आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। तो आपका आज का जो टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर। और प्रमुख नगरों में इससे पहले अपन ने चर्चा करी थी। प्रमुख नगरों में 7 प्रमुख नगर हैं। प्रमुख नगरों की जो संख्या है ये 7 है। प्रमुख नगरों की संख्या 7 है। इसमें मैंने पहले आपको बता भी दिया था कि कौन कौन से नगर हैं। देख लेते हैं एक बार और, एक साथ मैं लिख देता हूं इन नगरों को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चाहुंदड़ो और बनवाली। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। प्रमुख प्रशासनिक नगर और देख लेते हैं। प्रशासनिक नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और आपका कालीबंगा और लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासनिक नगर। आज अपन बात करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा पहला नगर ले रहे हैं, हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा जो है यह है पंजाब पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी का आधुनिक नाम शाहीवाल है। नेक्स्ट है, नदी देखें तो रावी है और रावी का बायां तट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी खोज और खनन का श्रेय जाता है 1921 दयाराम साहनी। नेक्स्ट है 1926 और 1933 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा यहां पर खनन का कार्य भी किया गया। सिंधु सभ्यता का सिंह द्वार हड़प्पा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए ये प्रमुख बातें, इसके आगे देखते हैं। पहले इनको रिपीट करें अपन। सिंधु सभ्यता है, इसके अंदर लगभग 1500 नगर हैं, इसकी खोज हो चुकी है, जिनमें से 7 जो स्थल हैं उनको नगरों की संख्या दी गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चाहुंदड़ो और बनवाली। प्रशासनिक नगर कितने हैं? 4। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। अब हड़प्पा नगर की अपन बात करें, यह पंजाब के पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले का आधुनिक नाम है शाहीवाल, रावी नदी के बाएं तट पर है। इसका जो खनन पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, 1926 में और 1933 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खनन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंह द्वार हड़प्पा है, इसे कहा जाता है। आगे देखें और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी। हड़प्पा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। हड़प्पा देखिए जी, हड़प्पा चल रहा है अपना। हड़प्पा आगे देखिए, हड़प्पा है नगर
हड़प्पा का जो नगर है ये 2 भागों में बटा होता है। जैसा कि आपको पता है, पहले भी समझाया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन 2 भागों में ही है। तो 2 भागों में बटा है। ये तो है पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। इसे सामान्य जनता यहाँ पर निवास करती थी। यहाँ पर जो है इसे दुर्ग गढ़ी या सिटडल भी कहा जाता था। पुरोहित वर्ग इसमें निवास करते थे। यहाँ पर जो थी ये साधारण जनता, सामान्य जनता जो थी ये निवास करती थी। यहाँ पर दुर्ग हमेशा होता था, ये 4 दीवारी से घिरा हुआ था, तो 4 दीवारी से घिरा है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दुर्ग के उत्तर में। दुर्ग के उत्तर में 6 मीटर ऊंचा टीला है। ऊंचा टीला है जो माउंट एफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जिस टीले पर दुर्ग बना हुआ है उसे व्हीलर ने एबी माउंट की संज्ञा दी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अवशेषों की। तो अवशेष है, इसके जो अवशेष हैं वो देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए नगर 2 भागों में बटा हुआ है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला है ये ऊंचाई पर बना होता है और इसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार होती है। पश्चिमी टीले को दुर्ग गढ़ी या सिटडल कहते हैं। यहाँ पर पुरोहितों का निवास होता था या व्यापारी वर्ग का निवास होता था। नगर के पूर्व के अंदर सामान्य जनता रहती थी, जिसे पूर्व टीला या निचला नगर कहते थे। दुर्ग के उत्तर में 6 मीटर ऊंचा टीला है जो माउंट एफ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साहब, माउंट एफ के नाम से जाना जाता है। और जिस टीले दुर्ग पर बना है, जो टीला दुर्ग के ऊपर बना हुआ है, व्हीलर ने उसे एबी माउंट नाम दिया है। एबी माउंट नाम दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अवशेष देखेंगे तो 2 चीज हैं, एक तो माउंट एफ और एक है माउंट एबी। तो दोनों को ध्यान में रखना है। माउंट एफ है, यह है कौन से नगर से जुड़े हुए हैं? हड़प्पा नगर से जुड़े हुए हैं दोनों टीले, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अवशेषों से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अवशेषों के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। अवशेष देखें और अवशेष कौन कौन से अवशेष हैं, कैसे कैसे प्राप्त हुए। अवशेष हड़प्पा के अंदर अवशेष में पहले अपन बात करते हैं तो देखिए 15 श्रमिकों के आवास मिले। 15 श्रमिकों के आवास, और ये जो है उत्तर के अंदर, उत्तर दिशा में तो 7 हैं और दक्षिण दिशा में 8 आवास हैं मजदूरों के। प्रत्येक कमरे का आकार जो है ये 17 बाई 7.5 मीटर है। ये आपको बात ध्यान में रखनी। यहां पर वर्ताकार चबूतरे हैं और चबूतरों की जो संख्या है ये 18 है। गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ के साक्ष्य हैं, ये मिले हैं। नेक्स्ट है दुर्ग के अंदर 6
छह की दुर्ग के अंदर छह की दो पंक्तियों में, छह की दो पंक्तियों में, छह की दो पंक्तियों में 12 कक्ष मिले हैं। 12 कक्ष, ये 12 कक्षों का एक अन्नागार है, अन्नागार है 12 कक्षों का, जिसकी लंबाई चौड़ाई 55 बाई 43 मीटर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में 5वें नंबर का जो अवशेष है, यहां पर नाशपति, नाशपति के आकार की 16 भट्टियां मिली हैं, भट्टियां। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनाज कूटने के साक्ष्य मिले हैं, अनाज कूटने के साक्ष्य। इसमें गेहूं व जौ के दाने फंसे हुए, चबूतरा है, इसमें गेहूं और जौ के दाने हैं, यह है फंसे हुए मिले हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखेंगे 7वें नंबर पे सोने का 6 लड़ियों वाला, सोने का 6 लड़ियों वाला एक हार प्राप्त हुआ है यहां से। नेक्स्ट है तराजू प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सोने का बड़ा कंगन प्राप्त हुआ है, कंगन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है एक बोतल में काजल के साक्ष्य मिले हैं, काजल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है मुद्रा पर, एक मुद्रा है, मुद्रा पर व्यक्ति व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बातें बनती है। एक बार देखिए अवशेषों में 15 श्रमिकों का एक आवास मिला है साहब। उत्तर के अंदर 7 हैं, दक्षिण के अंदर 8 हैं। प्रत्येक जो कमरा है ये 17 बाई 7.5 मीटर का है, ये ध्यान में रखना है। वर्ताकार 18 चबूतरे मिले, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग के अंदर 6 की पंक्तियों में 12 कक्ष मिले हैं जो अन्नागार है, और ये अन्नागार की लंबाई चौड़ाई 55 बाई 43 मीटर, यानी 55 चौड़ाई है, 55 लंबाई है और 43 की चौड़ाई है। नाशपति की आकार की 16 भट्टियां मिली हैं। इसका मतलब हो गया यहाँ के लोग हैं, ये भट्टियों में तांबा गलाने का काम या अन्य धातु मिश्रण का काम जानते थे। अनाज कूटने के साक्ष्य मिले हैं। अनाज हमेशा चबूतरों पर कूटा जाता था, और ये चबूतरों की दरारों के अंदर गेहूं और जौ के दाने फंसे हुए हैं, ये मिले हैं। सोने का 6 लड़ियों का एक हार मिला है यहाँ से, तराजू मिला है यहाँ से, यानी व्यापारी थे लोग। सोने का बड़ा कंगन मिला है। एक बोतल के अंदर काजल के साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ के लोग हैं ये काजल से भी परिचित थे। एक मुद्रा है, और इस मुद्रा के ऊपर एक व्यक्ति व्यायाम करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर मुद्रा से मतलब आप किसी सिक्के से न ले, मुद्रा यानी एक ठप्पा होता था, व्यापारिक दृष्टि से मुद्रा बनाई जाती थी, तो इस मुद्रा के ऊपर व्यक्ति व्यायाम करते हुए दिखाया गया है। तो ये आगे और देखें, और साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं यहाँ से, अवशेष कौन कौन से मिले हैं। अवशेषों की अपन बात करें, और भी अवशेष हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो याद करना है आपको। देखिए भी अवशेषों में देखेंगे तो 12 नंबर पे पुरुषों की सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। पुरुषों की सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं यहां से, यानी हड़प्पा से। नोट करके एक बात ध्यान में रखेंगे आप, महिलाओं की सर्वाधिक मूर्तियां, महिलाओं की सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं।
और हड़प्पा से अपने को पुरुषों की मूर्तियां मिली हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देवदार की लकड़ी का ताबूत मिला है, देवदार की लकड़ी का ताबूत मिला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला है। इस कब्रिस्तान को नाम R37 दिया गया है, R37 है ये नाम इसे दिया गया है। अब अपन बात करते हैं आगे, तो देखिए और क्या है, पश्चिमी नगर से समाधि मिली है, पश्चिमी नगर से एक समाधि मिली है, समाधि मिली है जिसे समाधि H कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है यह दिखाया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का अंकन है। नेक्स्ट है, तो देखिए आपका 12 समाधानों के साथ में, समाधानों के साथ काश्य दर्पण है, काश्य दर्पण ये दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे हैं, सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे हड़प्पा से मिली है आपको, हड़प्पा ही चल रहा है 891। नेक्स्ट है, नोट करके एक बात ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है, सर्वाधिक मोहरे हैं ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखिए, लाल बलुआ पत्थर की निवस्त्र पुरुष धड़ की मूर्ति तथा दूसरी तरफ दूसर पत्थर से बनी पुरुष मूर्ति मिली है। इसे विद्वान, ये नृत्य मुद्रा में है और इसे विद्वान है ये नटराज की संज्ञा देते हैं, नटराज की संज्ञा इसे दी गई है। देखिए अपन बात करते हैं अवशेषों में, पुरुषों की सर्वाधिक जो मूर्तियां पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं हड़प्पा में, लेकिन महिलाओं की सर्वाधिक मूर्तियां पाई जाती हैं मोहनजोदड़ो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। देवदार की लकड़ी का ताबूत मिला है, देवदार की लकड़ी का ताबूत, इसका मतलब क्या हो गया कि हड़प्पा वासी है ये हिमालय से देवदार की लकड़ी मंगवाते थे, यानी देवदार की लकड़ी कहाँ मिलती है साहब, हिमालय में मिलती है, यानी हिमालय के निवासियों से इनका व्यापारिक संबंध था, तो ये बात यहाँ से पता चलती है। दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान है जिसे R37 कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी नगर के अंदर एक समाधि है जिसे समाधि H कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, यानी उर्वरा माता या धरती माता का प्रतीक इसे माना गया है, यानी धरती माता की पूजा इस जमाने में भी होती थी। एक मुद्रा दिखाई गई है और एक मुद्रा के अंदर सांप है और सांप अपने पैर सांप है, सांप दिखाया गया है और गरुड़ है ये सांप को दबा करके बैठा हुआ है। इसके बाद में 12 समाधानों के साथ में काश्य दर्पण हैं ये दफनाए गए हैं, ये यहां से आपको मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है। सर्वाधिक लेख युक्त मोहर यहां से मिलती है, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा लेख युक्त मोहर यानी जिसपे क्या लिखा हुआ है, लेख है, यह लिखा हुआ है,
यानी हड़प्पा से कितनी मोहरें मिलती हैं? 891 मोहरें मिलती हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्वाधिक मोहरें। सर्वाधिक जो मोहरें मिलेंगी ये मोहनजोदड़ो से। देखिए बात ध्यान में रखनी है, एक तो लेख युक्त मोहर और एक मोहर। तो लेख युक्त मोहर सबसे ज्यादा मिलती है, ये तो मिलती है हड़प्पा से 891, और सर्वाधिक मोहर मिलती है ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। अच्छा, लाल बलुआ पत्थर की एक निवस्त्र धड़ की मूर्ति मिली है, उसका सर नहीं है, खाली धड़ है और निवस्त्र है, ये मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? हड़प्पा से। और दूसरी एक मूर्ति और मिली है धूसर पत्थर की, ये भी पुरुष की मूर्ति है और ये मूर्ति नृत्य करती हुई दिखाई गई है, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम क्या रखा है? नटराज रखा है। नटराज यानी शिव का रूप इसे माना गया है। आगे देखिए अवशेषों में और क्या क्या अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। अवशेषों से 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एकाध क्वेश्चन है ये अवशेषों से पूछ लिया जाता है, और अवशेषों से ही इंपॉर्टेंट बातें हैं यह बनती हैं। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं और क्या अवशेष हैं। तो 22 नंबर पे देखें, बर्तन पर मछुआरे का चित्र है साहब। अब आगे देखिए, शंख का बना बैल ये है। आगे देखिए, पीतल का बना इक्का गाड़ी। आगे देखिए, मानव व बैल का युद्ध, ये एक मोहर मिली है। आगे देखिए, ये मुख्यतः अवशेषों की बात होगी। अब अपन बात करते हैं समाधान। समाधान यानी शवों को कैसे दफनाया जाता था। शव होता था, शव ये मुख्यतः उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर दफनाया जाता था। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूं किस प्रकार से ये शव है, इसको इस प्रकार से, यानी इसका सिर कैसे हो गया? उत्तर के अंदर, और इसके पैर कैसे हो गए? दक्षिण के अंदर। इस प्रकार से दफनाया जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे सवाधान में सुरमा। सवाधान के अंदर, सवाधान में सुरमा लगाने की सलाई व सिप्पी की चम्मच मिली है। सिप्पी की चम्मच। नेक्स्ट है, मनुष्य शव के साथ बकरे की अस्थि मिली है। समाधान प्रक्रिया समझ रहे हैं अपन, तो इसमें देखिए अवशेषों में बर्तन पर मछुआरे का चित्र है, शंख का एक बैल, शंख आप जानते हो, शंख को काट करके एक बैल की आकृति बनाई गई है। पित्तल का इक्का गाड़ी, ये बात समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तल का इक्का गाड़ी। देखिए पित्तल का इक्का गाड़ी क्या है? वर्तमान में जो गाड़ी है वो आप समझते हो कि ऊंट है, ऊंट के पीछे वे गाड़ी लगी होती है, और बैल है, बैल के पीछे गाड़ी लगी होती है, और उसमें मुख्यतः काफी स्पेस होता है। लेकिन इस जमाने में ऐसा नहीं होता था। देखिए ये दो पहिए हैं और इन पहियों के बीच में एक चौड़ा फट्टा लगा दिया जाता था, और ये जुआ होता था, यहाँ पे बैल जोत दिया जाता था। यानी इसके ऊपर ये रस्सी आ गई यहाँ से, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मानव ही खड़ा रह सकता था। मानव खड़ा होकर के इस बैल को इसको चलाता था, इसलिए इसका नाम क्या है? इक्का गाड़ी। यानी एक आदमी के बैठने की जगह इक्का गाड़ी, यानी पित्तल का इक्का गाड़ी। यानी लोग बाग हैं ये यातायात के संसाधनों से परिचित थे। मानव और बैल का युद्ध हो रहा है, इसकी एक मुहर यहां से प्राप्त हुई है। समाधान में देखें, शव को हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, यानी उत्तर के अंदर सिर और दक्षिण के अंदर पैर। समाधान में, कई समाधानों में सूरमा लगाने की सलाई प्राप्त हुई और सिप्पी की चम्मच प्राप्त हुई है। इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से अपन ये समझते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग
और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसी कारण इन्होंने मुर्दे के साथ में दफनाते समय इसके रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें जैसे सुरमा और चम्मच है ये रखी, यानी धर्म में विश्वास था इनका। अब मनुष्य के शव के साथ में बकरा है ये भी दफनाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें पूर्व जन्म की धारणा थी, इस कारण ये बकरा इसके साथ में दफना दिया गया कि आने वाले जन्म में या आगे जन्म में बकरा है इस मनुष्य के काम आएगा, खाने के या जो भी कुछ है। तो पुनर्जन्म में विश्वास या धर्म कर्म में विश्वास इनका था, इसलिए ये बकरा है ये इसके साथ में दफनाया गया है। आगे देखिए अंत्येष्टि क्रियाएं पढ़ेंगे अपन। अंत्येष्टि क्रियाएं इंपॉर्टेंट बनता है। अंत्येष्टि क्रियाएं जब समाधान अपन देख रहे हैं तो लगे हाथ अपन अंत्येष्टि क्रियाएं देख लेते हैं किस प्रकार से मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो देखिए अंत्येष्टि क्रियाएं। अंत्येष्टि क्रियाएं, अंत्येष्टि क्रियाएं, अंत्येष्टि क्रियाओं में देखेंगे मुख्यतः शव को उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। लेकिन प्रमुखतः 4 प्रक्रियाएं अपने को दिखाई देती हैं जो ध्यान में रखनी है। ये उत्तर दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। देखिए सामान्यतः ये व्यवस्था यानी उत्तर से दक्षिण हो गया। सामान्यतः ये व्यवस्था थी, उत्तर में सिर दक्षिण में पैर। अब अन्य जगह अपवाद कौन कौन सी जगह मिलता है तो ये देखना, पूर्व से पश्चिम में लोथल में दफना देते हैं। पश्चिम से पूर्व रोपड़ में दफनाते थे और सामान्यतः हो गया उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर दफनाते थे कालीबंगा में। ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी की सारी। अब अपन बात करते हैं 3 प्रकार के समाधान थे। 3 प्रकार के समाधान थे, देखिए कौन कौन से। एक है पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण तरह से शव को दफनाना, शव को दफनाना। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण है शव पशु पक्षियों के खाने के बाद बचा अवशेष कलश में दफनाना। तीसरा है दाह संस्कार, शव को जला देना, जो आज प्रचलित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पहले इसको समझते हैं उसके बाद में आगे देखेंगे। देखिए अंत्येष्टि क्रियाएं हैं ये अपन देखते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के लोग
मरे हुए व्यक्ति की अंत्येष्टि किस प्रकार से करते थे, ये बातें अपन इसमें जानेंगे। मुख्यतः सिंधु सभ्यता के लोग मरने के बाद व्यक्ति को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे। यानी मैं पहले जो दिशा बोल रहा हूं उस दिशा में मनुष्य का सिर आएगा, और दूसरी बार बोल रहा हूं उसमें आपको पता है पैर आएंगे। यानी सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुर्दे को उत्तर में सिर करते थे और दक्षिण में पैर करते थे। इस तरीके से इसको दफना दिया जाता था। अब देखिए अपवाद मिले हैं साहब। अपवाद कौन कौन सी जगह मिले हैं? अपवाद मिले हैं रोपड़ में। रोपड़ में मुर्दे को कैसे दफनाया जाता था? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व, जैसे ये हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम यानी यहां पश्चिम में सिर कर दिया और पूर्व में पैर आएगी, तो ये रोपड़ की व्यवस्था हुई। अब व्यवस्था आई दक्षिण कालीबंगा में। तो कालीबंगा में मनुष्य को कैसे दफनाया जाता था? दक्षिण दक्षिण, ये दक्षिण दक्षिण में सिर कर दिया और उत्तर में पैर हो गए। ये जो व्यवस्था है ये वर्तमान हिंदू समाज के अंदर है या हिंदू धर्म में। वर्तमान हिंदू धर्म में आपसे क्यों क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान अंत्येष्टि क्रिया कहां से ली गई है, तो कालीबंगा से ली गई है। यानी कालीबंगा में अंत्येष्टि क्रिया वर्तमान हिंदू समाज की तरह की जाती है। वर्तमान में हिंदू समाज दक्षिण के अंदर सिर होता है मुर्दे का और उत्तर के अंदर पैर होते हैं। अब और अपवाद, लोथल के अंदर मुर्दे का पूर्व में सिर कर दिया जाता है और पश्चिम में पैर कर दिया जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है और ये चार्ट ध्यान में रखना, यहां से ये क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। अब 3 प्रकार के समाधान होते थे। पूर्व समाधिकरण, इसमें शव को पूरा का पूरा दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, इसमें शव पशु पक्षियों के खाने के बाद में कलश में भर करके उसको जमीन में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार, इसमें मुर्दे को पूरा जला दिया जाता था। आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात बनती है अंत्येष्टि क्रिया में। अंत्येष्टि क्रिया में और देखेंगे कुछ अपवाद और बता देता हूं आपको। देखिए हड़प्पा से आंशिक समाधान। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो सुरकोटड़ा से कलश समाधान। और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान। प्रतीकात्मक समाधान कौन सा हो गया, अभी चर्चा करेंगे। प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में शव के साथ कुछ सामान रखना, ये प्रतीक हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो प्रतीक समाधान है, प्रतीक समाधान है, इसे चिरायु कब्र भी कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, चिरायु कब्र भी कहते हैं। चिरायु कब्र भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है तीनों प्रकार के समाधान आपको कालीबंगा से मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 युगल समाधि ये लोथल से मिली है और 1 युगल समाधि ये कालीबंगा से।
प्राप्त हुई है। देखिए आगे देखें, इसको समझे अंत्येष्टि क्रियाओं में। देखिए हड़प्पा से आंशिक समाधान, हड़प्पा से कौन सा समाधान? आंशिक समाधान। अपन ने अभी चर्चा की थी। आंशिक समाधान कौन सा होता है? मुर्दे को जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में उसका जो अवशेष बचता है उसको एक हांडी में या कलश में भर करके और दफना दिया जाता है। आंशिक समाधान। आंशिक समाधान कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा से कौन सा समाधान प्राप्त हुआ है? कलश समाधान। कलश समाधान कौन सा होता है? मुर्दे को जला दिया जाता है, जलाने के बाद में उसकी जो राख बचती है वो कलश में भर करके और दफना दिया जाता है। यह कौन सा समाधान है? कलश समाधान। जो कलश समाधान कहां से मिल गया? मोहनजोदड़ो सुरकोटड़ो से। कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान। प्रतीकात्मक समाधान क्या? जैसे अपन ने पढ़ा कि बकरे के साथ में मनुष्य के साथ में बकरा दफनाया गया है हड़प्पा में, वो प्रतीक है। मनुष्य के साथ में आपको सिप्पी की कुछ चीजें वो दफनाई हुई मिलती है, तो प्रतीक है। यानी प्रतीक के रूप में शव के साथ में कुछ उसका सामान दफना देना, ये प्रतीकात्मक समाधान है। और इस प्रतीकात्मक समाधान को चिरायु कब्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखना, 3 प्रकार के समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। तीनों प्रकार के समाधान, आंशिक समाधान है और आपका पूर्ण समाधान है और दाह संस्कार है। ये तीनों के तीनों समाधान है, कहां से प्राप्त हुए अपने को? कालीबंगा से। 3 युगल समाधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 युगल समाधि कहां से मिली है? लोथल से। युगल यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। इस प्रकार की 3 कब्र मिली है। ये कहां से मिली है? लोथल से। और कालीबंगा से 1 युगल समाधि मिली है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक महाशय है एस.आर. राव, एस.आर. राव इन्हीं कब्रों को देख करके ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी। इस बार पर अपन चर्चा करेंगे डिटेल से। तो एस.आर. राव है, ये युगल समाधि को देखकर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा प्रचलित थी। तो ये प्रमुख आपकी बातें थी हड़प्पा की। आज अपन ने हड़प्पा देखा है, तो हड़प्पा की प्रमुख चीजें हैं ये अपन ने देखी है। तमाम चीजें हड़प्पा की डिटेल से बात करी है अपन ने। हड़प्पा के बाद में अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के ऊपर होगा या मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर होगा। धन्यवाद।